17वां चैप्टर है सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में सी राजगोपाली ने प्रसिद्ध वेदारण्य सत्याग्रह का आयोजन तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक मार्ग का चयन किया था। दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि इस साइड है ऊपर में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के कहने पर गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी होने तक सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया था। तीसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय इरविन से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। चौथा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1930-32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पांचवा प्रश्न है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर एवं अन्य हिंदू नेताओं मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयत्न से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्था का सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ष अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के समान निर्वाचक मंडल के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि पूना समझौते का उद्देश्य था? ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में वर्ष 24 सितंबर 1932 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 7वां है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहां शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस प्रयास से बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण व भागलपुर जिला अत्यधिक सफल रहा। 8वां प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिन तक चली थी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है, यह मार्च गांधी जी के द्वारा 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था तथा 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया था। 9वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे? ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है।
भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा परिषद अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना आदि का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं था। 10वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसी दिन 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था तथा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 11वां प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। 12वां प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट उत्तर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मांसी ने मिलकर की थी। इसकी प्रथम बैठक 1934 में ही पटना में हुई थी। अब अगला प्रश्न है 13वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि सब सही सुमेलित है। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। एक गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। पूना पैक्ट यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 14वां की गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 ईस्वी में। इसकी व्याख्या हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब सीधे अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं कि प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 16वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यक्रम पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व दिया, जैसे हरिजनोत्थान, खादी, हिंदू मुस्लिम एकता तथा छुआछूत का उन्मूलन इत्यादि। 17वां की महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी लंदन से दिसंबर 1931 में भारत वापस आए तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। 18वां है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 19वां प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इसकी छत्रछाया में हुआ था। इसका उत्तर देखते हैं जो कि इस साइड में होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इरविन गांधी समझौता। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इरविन ने महात्मा गांधी को कुछ आश्वासन दिए, जैसे सभी राजनीतिक द्वंद्वियों को तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, आंदोलन के बाद जब संपत्ति उनके स्वामियों को वापस कर दिया जाएगा,
कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की स्वीकृति दे दी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। सम्मेलन के समक्ष मुख्य मुद्दा संघीय ढांचे तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना था। सम्मेलन में सर्वाधिक विवाद अल्पसंख्यकों के हितों के प्रश्न पर हुआ था। अब अगला प्रश्न है 20वां कि 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से किस एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बडही पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 के दौरान बिहार के बडही शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीने तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। कर न अदा करने के अभियान के मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जहां चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश मई 1930 में बिहार में किया गया, क्योंकि समुद्र तट न होने के कारण वहां नमक आंदोलन संभव नहीं था। उदाहरण के रूप में मुंगेर, भागलपुर और सारण जिलों में कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया और चौकीदारी को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया गया। आंदोलन अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब 31 मई को भागलपुर जिले के बिहपुर गांव में अपने छीन हुए प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया, जो राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्यालय था। पटना से राजेंद्र प्रसाद अब्दुल बारी वहां दौरे पर गए तो एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। अब अगला प्रश्न है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे ऑप्शन ए सीपी रामास्वामी अय्यर। त्रावणकोर के स्वेच्छाचारी दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर के विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत की आज़ादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसी रियासतों के दीवान या महत्वाकांक्षी शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का सपना देख रहे थे। वर्ष 1946-47 के मध्य जिन राजवाड़ों का विलय भारत में हुआ उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन को दिया जाता है। 22वां है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्याख्या पहले देखते हैं। गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देश चारों ओर सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी बाढ़ आ गई थी। इसलिए वायसराय इरविन ने तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के मध्य शांति स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा। इसी उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरबदा जेल भेजा गया, जिससे वे लोग गांधी जी के साथ समझौते के ऊपर विचार विमर्श कर सके। तो इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 24वां प्रश्न है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती दल का गठन वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निर्वहन किया था। 25वां प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, वह एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध के लिए उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। 26वां है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, इसका उत्तर देखते हैं, जो कि सेट होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ई,
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिए गए। उधर गुजरात में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। 27वां की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी। वायसराय इरविन द्वारा यह मांगे न स्वीकार करने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हुए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 कांग्रेस के द्वारा लंदन में बहिष्कार के फलस्वरूप असफल रहा था। 28वां की गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1930 में। इसकी व्याख्या हम लोग जान चुके हैं। 29वां के भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महादेवलाल सर्राफ ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था। सर्राफ गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने भागलपुर में 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 30वां है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहां से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दांडी यात्रा से। 31वां की सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 32वां की साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। साइमन कमीशन की नियुक्ति सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस आयोग ने 7 सदस्य क्रमशः सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वारोनोन हास्टोंग, जॉर्ज लेन फॉक्स तथा डोनाल्ड हावर्ड थे। 33वां है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 35वां की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। 36वां की बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। बिहार के पास कोई समुद्र तट न होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता चौकीदारी कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। 37वां की सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 71 व 147। अगला प्रश्न है 38वां कि अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अछूतों के लिए। 39वां की नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखली यानी कि बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। इन्होंने दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 40वां है और कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुल सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना है। मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक थे, लेकिन अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। तो इस चैप्टर में इतना ही।